Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry with myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे एस ब्लॉक का, जिसके अंदर बच्चों हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कार्बोनेट एनाइन के बारे में। राइट, ये बच्चों हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं आपके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के बारे में। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर कवर किया है ना, ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया बेटा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज बच्चों हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कार्बोनेट एनाइन के ऊपर। ठीक है, यस। हालांकि बेटा मैंने कल भी डिस्कस किया था पीपीटी के बारे में, प्रेसिपिटेट के बारे में, पीपीटी किस तरीके से बेटा फॉर्म होगी इन केस ऑफ कार्बोनेट एनाइन, क्लियर होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग थोड़ा सा और सेक्शन थोड़ा देखने वाले हैं कि जब बच्चों हम Na2CO3 ये बेटा आपका सॉलिड है, जब बच्चों इसको हम एक्वस फेज में लेके आते हैं तो बच्चों यहाँ से मिलता है 2Na+ मिलता है सोडियम आयन, है ना। टोटल बच्चों +2 चार्ज नेट चार्ज, और बच्चों कार्बोनेट बच्चों मिलेगा CO3-2 के अंदर। ठीक है, हालांकि अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि सबसे पहले अगर Na2CO3 को अगर मैं आप बेटा हाइड्रोलाइज करूँगा, आयोनाइज करूँगा, तो सोडियम प्लस कार्बोनेट आपको Na मिलेगा। अभी क्वेश्चन ये रहता है कि यहाँ पे ये जो कार्बोनेट एनाइन है इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, सोडियम के बारे में तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब ये जो कार्बोनेट एनाइन है ये कहाँ से आया? एक्चुअली आपका Na2CO3 जो सॉल्ट आपको प्रॉपर दिख रहा है बेटा, कैटाइन से एनाइन से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सॉल्ट जो है बच्चों, इसके पास एक पार्ट जो एनाइन वाला पार्ट है वो कहाँ से आया होगा? किसी एसिड से आया होगा। और जो कैटाइन वाला पार्ट है सोडियम, ये किसी बेस से आया होगा। मतलब बच्चों यहाँ से सोडियम वाला जो पार्ट है, सोडियम कैटाइन, वो NaOH से आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और जो CO3-2 है बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपके कार्बोनिक एसिड से आया होगा। और कार्बोनिक एसिड बच्चों एक्चुअली में कैसा होता है? वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब बच्चों जब आपका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बच्चों हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ा है। वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इट मे बी वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट, तो ऑन द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जब बेटा वहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों वहाँ पे डालते हैं, आयोनाइजेशन कराते हैं, तो वीक नेचर होने की वजह से ये बच्चों एक्चुअली में पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होगा। तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली बच्चों इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक H+ आयन बाहर जाएगा और प्लस बच्चों यहाँ से निकलेगा आपका HCO3-1। ठीक है बेटा, बाइक कार्बोनेट आपका एनाइन निकलेगा। ये इसके लिए बच्चों हम लोग बोलते हैं कि Ka1 आपका डिफाइन हो जाएगा। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट अगर इसका बेटा HCO3-2 बेटा, अगर इसका फिर से अगर बच्चों हाइड्रोलिसिस हो, क्यों? क्योंकि बेटा स्टिल इसके पास मैंने बेटा इसका स्ट्रक्चर आपको डिस्कस किया था। अभी जो इसके पास प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है बेटा बाई कार्बोनेट्स के पास, ये बेटा आपके ऑक्सीजन से अटैच होगा। और जब ऑक्सीजन से अटैच होगा तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इसका मतलब इट इज ए मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली बच्चों H+ आयन की फॉर्म में फिर से बाहर निकलेगा। तो बच्चों टोटल आपको मिलेंगे 2H+ आयन, और बच्चों यहाँ से मिलेगा CO3-2 आयन। अब क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो एनाइन मिला है, कि ये एनाइन एक्चुअली में आपका बेस है, एसिड है, क्या है? तो बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया था ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के अंदर, अगर आपको पता है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी मैंने बताया था कि अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मैं रिवर्स करके बोलूं कि अगर किसी भी वीक एसिड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, आयोनेशन करा रहे हो, तो वहां से जो आपको एनाइन मिलेगा, वो एनाइन एक्चुअली में बच्चों कैसा होगा? वो बेस होगा, वो कॉन्जुगेट बेस होगा। बट उस कॉन्जुगेट बेस की बच्चों स्ट्रेंथ कैसी होगी? वीक या स्ट्रांग होगा? तो आपका आंसर बेटा होना चाहिए स्ट्रांग बेस होगा। मैंने बताया था अगर किसी वीक एसिड का अगर बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, आपका हाइड्रोलिसिस होगा, आयोनाइजेशन होगा, तो उस केस में आपको जो एनाइन मिलेगा उस वीक से, उस वीक एसिड से जो आपको मिलेगा वो कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा। और डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा। और इसका आप रिवर्स करके भी बोल सकते हो कि अगर बेटा हमारे सामने अगर आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है लाइक HCl, लाइक H2SO4, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जब बेटा आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो उसका जो बेटा आपका कॉन्जुगेट बेस जो होगा, मतलब पेयर की बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की, तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो बच्चों डेफिनेटली आपका वीक होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वीक बेस कैटेगरी में आपका आएगा, जैसे Cl- है, सल्फेट है, डेफिनेटली समझ में आ गया। तो लिखा है बच्चों इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस ड्यू टू इट इज एन एनायन ऑफ वीक एसिड
कार्बोनिक, ठीक है, H2CO3। तो मतलब Na2CO3 के अंदर जो आप बेटा हम देखो कार्बोनेट इसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कार्बोनेट जहां जहां जिस जिस कंपाउंड और सॉल्ट के अंदर आपको मिलेगा आपको ये थ्योरी फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो ये बेटा ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस आपका ये डिफाइन होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जब हम एसिडिटी ऑफ कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं कार्बोनिक एसिड की, तो इसमें मैं बताता हूँ कि बच्चों आप एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालना है तो मतलब बच्चों हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की बच्चों हम लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, सुनना ध्यान से, ठीक है। पीके और के वैल्यू के अकॉर्डिंग में आंसर बताऊंगा। देखना कि बच्चों कार्बोनिक एसिड को जब आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है तो बेटा ये हम करा चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, सेम प्रोसेस करा चुके हैं बेटा कार्बोनिक एसिड को लेकर, आपको ध्यान होगा H3PO4 कार्बोनिक एसिड को लेकर आप उसको रिवाइज करते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका बी इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से कार्बोनिक एसिड यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब जो इक्विलिब्रियम बेटा वो एग्जिस्ट करेगा बेटा कार्बोनिक एसिड का जो एक्वस फेज है और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में इक्विलिब्रियम करेगा बच्चों एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम तो बच्चों यहाँ पे एग्जिस्ट कर चुका है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन आपकी कंटिन्यूअस मूव करती जाएगी इन बिटवीन अनआयोनाइज्ड पार्ट एंड आयोनाइज्ड आपके जो आयंस हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसके साथ साथ बच्चों अब ये होगा कि आपका जो एग्जैक्टली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड होगा वो बच्चों काफ़ी लेस हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो उसमें बच्चों H2CO3 बेटा इसका आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बच्चों CO2 से कैसा हो जाएगा, लेस। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपका क्या है, इट इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो इन बेटा अगर आपका यहाँ पे एक्वस मीडियम में रहेगा तो ऑब्वियसली बच्चों ये भी अपने एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा। तो यहाँ बच्चों आपका CO2 कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब CO2 का बेटा कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे रिएक्शन कहीं ना कहीं बच्चों आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से आपको जो कार्बोनिक एसिड का आप हाइड्रोलिसिस कराओगे H+ आयन मिलेगा, SCO3- आयन मिलेगा। तो यहाँ पे जो Ka की वैल्यू आपको ध्यान देनी है कि इसके लिए जो Ka की वैल्यू आती है ये बेटा इक्विलिब्रियम जब बेटा आपका काम करता है तो बेटा वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड K ये आएगा बेटा, इसके अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आती है 4.47 × 10⁻⁻⁷। और जब बच्चों यहाँ से हम pKa निकालते हैं, pKa बच्चों कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग Ka करके, तो बच्चों आपका माइनस माइनस मतलब बेटा -7 आगे जाएगा तो आपका +7 करके हो जाएगा, और 4.47 जो आपको दे रखा है लॉग 10 की वैल्यू बन रहेगी 4.47, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से बच्चों pKa की वैल्यू एट HTP मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों जो निकल के आती है, दिस इज अराउंड बेटा आपके 7 माइनस होगा ना, 7 से कुछ कम वैल्यू आपकी निकल के आएगी, 7 से कुछ कम होगा, मतलब ये बेटा निकल के आती है 6.35, ठीक है। मैंने बच्चों आपको लॉग और एंटी लॉग बहुत अच्छे से करने सिखाई थी आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, तो इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब बच्चों आपका जो यहाँ पे pKa जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स ये निकल के आएगी बच्चों 6.35 एट 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका आयनिक स्ट्रेंथ बच्चों बहुत ही वीक हो जाता है, ठीक है। अब ये तो बात आपको हमें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे मैंने आपको pKa वैल्यू निकाली है 6.35, मतलब बच्चों कहीं ना कहीं 7 काफ़ी क्लोज है, और 7 काफ़ी क्लोज है तो मतलब ये वीक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कार्बोनिक एसिड एग्जैक्टली वीक एसिड है, डिसोशिएट होता है बच्चों बाइकार्बोनेट्स के अंदर और हाइड्रोजन आयन के अंदर आपका डिसोशिएट होगा। अब कार्बोनिक एसिड आपका जो वीक एसिड है बच्चों बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेट बेस में डिस्कस किया है कि बच्चों यहाँ पे वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन है कि जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करूंगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों जो अपने कॉन्जुगेट बेस को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों वो वीक बेस होते हैं, ठीक है, वीक बेस, बात समझ में आ रही है, ओके। जब बच्चों वो आपके वीक बेस होने तो मतलब जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं पूरी तरीके से बच्चों आपके आयोनाइज होते हैं, और जो वीक एसिड बच्चों पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते, मतलब पार्सली डिसोसिएशन होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बच्चों आपको ये तो बात पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर है। अब बेटा क्वेश्चन एक आता है यहाँ से कि आपका ये जो आपका CaCO3 के साथ अगर बच्चों मैंने एग्जांपल में Ha लिया है, इट इज ए कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ बच्चों इक्विलिब्रियम बच्चों एग्जिस्ट करेगा Ca+2 और बच्चों CO3-2 के अंदर। अब बच्चों आपका देखो यहाँ बच्चों आपका एसिड है Ha का मतलब बेटा यहाँ से आपका Ca+2A- बेटा हम इसको बैलेंस कर सकते हैं चार्ज को, है ना, कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके CO2 गैस और आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट ये आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके, तो जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल कुछ लिए हैं, एसिटिक एसिड H2SO4 HNO3 HCl,
इन सब के कंपैरिजन में आपका जो यहाँ पे बच्चों जो कार्बोनिक एसिड है वो किसके लिए बच्चों आपका मैक्सिमम आपका स्ट्रेंथ शो करेगा, एसिटिक स्ट्रेंथ कहाँ पे लेस करेगा। तो देखो एसिटिक एसिड जैसे वीक एसिड में भी CO3-2 आयन सोलेबल होगा, ठीक है। कार्बोनेट बेटा हम जो बात कर रहे हैं कार्बोनिक एसिड के लेके बात कर रहे हैं, कार्बोनेट को लेके बात कर रहे हैं CO3-2 को, ठीक है। बिकॉज क्योंकि CO2 के जाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा भाई CO2 गैस की फेज में, तो CO2 बच्चों गैस जैसे बाहर जाएगी तो बेटा एक आपकी प्रोडक्ट के साइड में क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, तो बच्चों रिएक्शन में फॉरवर्ड में जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो फॉरवर्ड में जाने का मतलब है कि बच्चों यहाँ पे आपका जो कार्बोनिक एसिड है वो बच्चों एसिटिक एसिड के अंदर भी देखो आपका सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेगा, बाकी के साथ तो करेगा ही, उसके साथ भी सॉल्युबिलिटी इजीली आपकी डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि इक्विलिब्रियम कैसे आपका काम कर रहा है, CO2 बेटा आपका रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों लेके जा रहा है ना। CO2 बच्चों वहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, तो कार्बोनिक एसिड बच्चों इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में क्यों लेके जाता है ना, और वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, ठीक है। तो वो सब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गए आपको कार्बोनेट को लेके। अब चलते हैं बच्चों हम लोग कुछ और पॉइंट पे, यहाँ पे बात करने वाले हैं NaOH के साथ बच्चों नॉन मेटल्स। ये जो बच्चों कॉन्सेप्ट है ये बच्चों आपका JEE मेंस, नीट और IIT एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी ट्रिक है। और हालांकि इसके बारे में बेटा आपको मैंने NaOH एक्वस NaOH के साथ डिफरेंट रिएक्शंस बच्चों हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिफरेंट लॉजिक यहाँ पे हम यूज करेंगे, वो बहुत ही आसान होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके मतलब ऐसा है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, डजेंट मैटर कि आपने किस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, बट जो भी कॉन्सेप्ट आप फॉलो करो वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो आपका कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, बिकॉज बच्चों किसी भी सॉल्यूशंस के लिए मोर देन वन आपके रीजन्स हो सकते हैं। वो आपका बहुत ही सिंपल है, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस लॉजिक को फॉलो किया है और क्या वो लॉजिक आपने जो फॉलो किया वो एक्यूरेट है, ये भी आपका एक मतलब वैलिड पॉइंट होगा, ठीक है, क्वेश्चंस के जो आंसर सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चलो तो जैसे बच्चों हेडिंग है अपनी कि NaOH के साथ नॉन मेटल्स, तो क्वेश्चंस बच्चों देखना फ्लोरीन, यस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस एंड बच्चों फॉस्फोरस एंड सल्फर। इससे बच्चों अगर क्वेश्चंस आता है और बिल्कुल आता है तो बच्चों यहाँ से मैं लिखूंगा बच्चों इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पर्पज से। तो यहाँ से बच्चों पहला पॉइंट ये है कि बेटा मैंने लिखा है फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन, ठीक है, ये बच्चों इनकी स्टैंडर्ड स्टेट है। तो फॉस्फोरस P4, सल्फर एसिड एंड आयोडीन, इन तीनों को मैंने लिखा है। तो फॉस्फोरस, सल्फर और जो आपका आयोडीन है ये बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, कीप इन माइंड। अगर बच्चों अपने वाटर मॉलिक्यूल से कहीं आपको रिएक्शन दे रखी है तो वहाँ पे आपके रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ बच्चों आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है ना, वो हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों आपकी लेस रहती है इनके केस में। तो हाइड्रेशन एनर्जी लेस रहेगी मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, तो बेटा यहाँ पे कोई भी सॉल्युबिलिटी आपकी डिपेंड नहीं होती है लेटेस्ट एनर्जी के साथ, ठीक है। जो बच्चों आपके P4 जो आपके जायंट मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ना, टेट्रा एटॉमिक बेटा, और आपका एसिड बच्चों देख सकते हो 8 एटम्स बच्चों सल्फर के, ठीक है, चेयर और बोर्ड फॉर्म के अंदर बच्चों मिलते हैं, है ना, स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। आयोडीन बिगर साइज बच्चों पे वंडरबॉल रेडियस भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बच्चों आपके एटम्स के अंदर, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ऑब्वियसली बच्चों अधिक हो रही होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, तो बच्चों की सॉल्युबिलिटी नहीं हो रही, बात करता मैं। तो दिस इज द बेसिक आंसर इसके लिए हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, हालांकि मैं आपको ऑक्सीजन फैमिली और बच्चों आपका नाइट्रोजन फैमिली और आपका हाइड्रोजन फैमिली, जब बच्चों आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस आएगा तो वहाँ पे मैं और आपको प्रॉपर वे में डिस्कस करूंगा। ये बच्चों आपका इजी ट्रिक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों सॉल्युबल नहीं, कोई रीजन पूछता है रीजन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, बट NaOH के साथ बच्चों आसानी से रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज फॉस्फोरस, क्यों बेटा, जब फॉस्फोरस जो आपका है अगर बेटा उसका ऑक्साइड होगा, सल्फर का ऑक्साइड होगा, आयोडीन के साथ बच्चों रिएक्शन का, अगर बेटा आपका NaOH रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो उस केस में बच्चों आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों NaOH कैसे है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके सामने बच्चों अगर एस्टिक ऑक्साइड, अगर एस्टिक कोई भी कंपाउंड आएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बच्चों यहाँ पे आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डेफिनेटली होगी। और बच्चों आपका अब ये भी देखो, फॉस्फोरस स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी बच्चों चला जाएगा, सल्फर भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपके जो भी कंपाउंड आपके एस्टिक कंपाउंड आएंगे तो बच्चों यहाँ से आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी
तो मतलब सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा और एनर्जी बच्चों यहाँ से आपकी रिलीज होगी। एनर्जी आपकी मतलब मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों याद करो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म के अंदर मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था, तो आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही प्रॉपर डिस्कस किया था कि बच्चों आप ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपके इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। सॉल्ट बच्चों लैटिस एनर्जी से बेटा स्टेबल होगा और एनर्जी यहाँ पे बेटा एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी एनर्जी है भाई, ये एनर्जी बच्चों इनके पास प्रेजेंट थी NaOH के पास, इस एसिड के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बच्चों वो यहाँ से रिलीज हो गई है। मतलब यहाँ पे बेटा जो भी प्रोडक्ट मिले हैं वो स्टेबल हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन बच्चों कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आपकी मूव करती जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आसानी से? ओके, अब सुनना ध्यान से। जैसे बच्चों अभी मैं आपको सिंपल सा पॉइंट बताऊं कि बच्चों अगर आपका जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वहां से मैं बात करूंगा, अभी एग्जांपल्स भी लूंगा बच्चों। जैसे फ्लोरीन के साथ NaOH आएगा, क्या आंसर मिलेगा? फ्लोरीन के साथ बच्चों NaOH आएगा, डेफिनेटली आंसर मिलेगा बेटा। क्या बनेगा? एक तो NaF प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज होती है। F2 के साथ बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो भी आंसर HF और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। बेटा मैंने साइड में लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों फ्लोरीन को लेके, ठीक है। फ्लोरीन बच्चों NaOH और वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों के अंदर बेटा सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर बच्चों HF के साथ बच्चों आपका NaOH आ रहा है, HF के साथ बट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड नॉट फ्लोरीन ओनली, HF के साथ आएगा तो NaF बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, NaOH के साथ बच्चों फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये आएंगे तो जब ये आएंगे बच्चों तो यहाँ से आपका डिस्प्रपोर्शनेशन आंसर मिलेगा। क्या बच्चों? मतलब ये बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो सॉल्युबल नहीं हो रहे ना, लेकिन जब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जैक्टली कि NaOH के साथ तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो ये बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। मतलब एक बार बच्चों क्या होगा, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक बार बच्चों आपका रिडक्शन होगा। मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन, तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे देखेगा तो बेटा वहाँ पे डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन उसे बोला जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये होती है कि किसी भी एलिमेंट नॉन मेटल्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है उससे अधिक तो जा नहीं सकता है ना भाई, उससे अधिक तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी एलिमेंट्स है, जो भी आपको ऑक्साइड्स यहाँ पे मिलेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड या आपके एसिड्स, बेटा उनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या होगा, वो इन बिटवीन होगा कहीं ना कहीं बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के बीच में कहीं ना कहीं आपका लाई करेगा। तो एक बार बच्चों आपकी वैल्यू लोअर जाएगी, एक बार वैल्यू बच्चों आपकी हायर जाएगी। हालांकि इसकी कॉन्सेप्ट बच्चों में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे आपका एक और रिविजन हो रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके है। क्यों? क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों आपको पता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों मैक्सिमम होती है, तो भाई वो तो आपका आंसर सब कुछ क्लियर, HF हो, आपका F2 हो, F2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, NaOH, ये सब कुछ क्लियर है। तो बच्चों देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या है, नाइट्रोजन से अधिक होती है, ये आपको पता है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि भाई आपका सपोज बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि NaOH के अंदर बच्चों क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है बेटा आपका, लेकिन बेटा मेन एलिमेंट क्या है बेटा, वहाँ पे सोडियम आ रहा है, ठीक है। ओके, तो सोडियम से बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इस जो एक्स बच्चों कौन कौन से हमारे यहाँ, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या है, सोडियम से आपकी अधिक है। लेकिन ऑक्सीजन से बच्चों कैसी है, ऑक्सीजन से बच्चों आपकी लेस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट है। जब ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है तो यहाँ पे बच्चों डेफिनेटली आपका डिस्प्रपोर्शनल होगा बेटा, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार आपका रिडक्शन होगा। तो चलते हैं कुछ रिएक्शंस के ऊपर और वहाँ पे हम एनालाइज करेंगे किस तरीके से बच्चों आंसर्स बनेंगे रिएक्शंस को लेके। तो फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों आपकी NaOH प्लस Cl2, ठीक है। बच्चों मैंने लिया है कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देखो क्लोरीन जो आपको दे रखा है, यहाँ बच्चों कहीं ना कहीं आपका एक्वस मीडियम होगा, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप बच्चों क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बच्चों याद करो मैंने सबको ये डिस्कस किया था बेटा स्टार्टिंग में NaOH के रिएक्शंस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बच्चों Cl2 की रिएक्शन होगी और Cl2 की बच्चों रिएक्शन होगी। तो यहाँ से बच्चों देखो आपको प्रॉपर दिखेगा कि यहाँ से आपका जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो किस तरीके चेंज होगा। एक तो बच्चों HCl में जाएगा, एक आपके HOCl के अंदर जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पे तो बच्चों एक तो HCl बनाएगा, एक बच्चों HOCl के अंदर आपका चेंज होगा, ठीक है। ओके, फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों, अब इसके सामने बच्चों आपका जो NaOH है कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये बच्चों आएगा। तो NaOH बच्चों जैसे यहाँ पे आएगा तो HCl बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये तो NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। प्रॉपर समझ में आ रहा है। और सेकेंड मॉलिक्यूल बच्चों NaOH की जैसे आएगा तो बच्चों NaOCl, ठीक है। मतलब बेटा यहाँ से H प्लस और OCl माइनस आपका बेटा यहाँ से डिसोशिएट होगा, तो NaOCl बच्चों यहाँ से आपका फॉर्म होगा। तो ये दो कंपाउंड आपके फॉर्म हो जाएंगे। फिर अगर बच्चों मैं डायरेक्ट में आंसर बताऊँ,
कि बच्चों अगर बेटा फिर से अगर यहाँ पे हीट करी जा रही है, मतलब बेटा इसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो फिर से अगर मैंने हीट कर दिया तो बच्चों आपका बन जाएगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाला आंसर। तो मतलब बच्चों फिर से अगर इसे हम हीट करेंगे तो हीट करने बच्चों देखो पहला आंसर तो बच्चों अफेक्ट नहीं होगा, ये तो आपको HCl ही जाएगा। और जो सेकेंड आंसर होगा बच्चों याद करो HOCl। HOCl के अंदर बच्चों मैंने डिस्कस किया था कि ये बच्चों HClO4 में चेंज नहीं होगा, अपन इसको बेटा HClO भी बोल सकते हैं। तो HClO बच्चों आपके HClO4 में नहीं जाएगा, ठीक है। ये बच्चों आपका मैक्सिमम HClO3 तक ही तो मूव करता है, ये बात मैंने पहले डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो बच्चों यहाँ से आपका HClO आपका फॉर्म होगा। और फिर यही बच्चों आपका देखो मैंने लिखा है HClO3, तो फिर से अगर बच्चों इसके साथ आपका यहाँ पे NaOH आ जाएगा, तो NaOH जब आएगा तो बच्चों पहला आंसर बनेगा आपका NaCl और सेकेंड आंसर आपका बन जाएगा यहाँ से NaClO3। तो चाहे बच्चों आप यहाँ से फॉलो करो, चाहे बच्चों आप इस स्टेप को फॉलो करो, तो भी आप आंसर तक बिल्कुल पहुंच जाओगे, ठीक है। नाउ कम्स टू ब्रोमीन। तो बच्चों नेक्स्ट NaOH प्लस ब्रोमीन, बेटा मैंने पहले कोल्ड एंड डाइल्यूट, नेक्स्ट बच्चों हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट लेंगे तो बच्चों आपको पता है कि पहली स्टेप के अंदर अपन को क्या आंसर मिलने वाला है। पहली स्टेप के अंदर बच्चों आपको मिलेगा HBr, ठीक है, और HBrO बोलो आप या HOBr। लेकिन जब बच्चों NaOH आएगा तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बच्चों हालांकि डिस्प्रोपोर्शन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शन में बच्चों आप चेक कर सकते हो कैसे बच्चों कि ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, HBr के अंदर बच्चों कितना है, हालांकि बेटा ये चेंज किस में हो जाएगा, लिखो पहले NaBr के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये बेटा मॉलिक्यूल्स बच्चों चेंज किस में हो जाएगा, बताओ बच्चों Na और बच्चों यहाँ से क्या H प्लस OBr माइनस आएगा ना, तो NaOBr आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यही तो मिलेगा। आप बेटा यहाँ पे ब्रोमीन का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, ये बच्चों कितना आएगा -1, यहाँ पे निकालो बच्चों तो ये आपको मिलेगा OBr -1, ठीक है। यहाँ बच्चों ऑक्सीजन कितना है -2 एंड ब्रोमीन का बच्चों निकालना है X इज इक्वल टू -1, तो X बच्चों कितना हो जाएगा बेटा -2, इधर तो +2 +2 -1, तो बेटा +1 आपको मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, +1 मिलेगा, मतलब बेटा यहाँ ब्रोमीन किस में है +1 में। अब देखो बच्चों ब्रोमीन यहाँ पे कितना था 0 में, 0 से बेटा -1 जा रहा है, मतलब आपका रिडक्शन डिक्रीज कर रहा है, 0 से बच्चों +1 मतलब ऑक्सीडेशन, वह बच्चों देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ओके। ऐसे बच्चों यहाँ पे सब जगह आपका फॉलो होगा। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको आंसर मिला NaBr और एक बच्चों आंसर मिला NaOBr। नेक्स्ट बेटा अगर बेटा फर्दर ऐसे हीट कर दोगे तो मतलब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों आंसर क्या मिलेगा, तो भाई इसमें देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है मैंने HBr प्लस HBrO3, बेटा ये एक्वस पार्ट है, यहाँ बच्चों एक्वस पार्ट होगा, ठीक है। तो फिर से बच्चों NaOH आएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा NaBr और यहाँ से बच्चों मिलेगा आपको NaBrO3 और फिर से बच्चों आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, डेफिनेटली आपका यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन ही होगा, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा। अब बच्चों NaOH के साथ आयोडीन है, मैंने बच्चों लिखा डायरेक्ट आंसर Na और NaIO या फिर NaOI। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चों आपका यहाँ पे मीडियम कैसा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है या हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है। तो बच्चों देखो यहाँ पे NaIO, ठीक है, और ये देखो बच्चों NaIO3। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो इस जगह बच्चों आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो बच्चों निकाल लेते हैं अपन, OI माइनस कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो ऑप्शन का बच्चों -2 प्लस X इक्वल टू -1 और आंसर बच्चों आ जाएगा कितना, X इक्वल टू +1, ठीक है। तो ये बच्चों +1 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आयोडीन, तो यहाँ पे निकालो बच्चों, यहाँ पे मिलेगा आपको IO3 -1, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे निकालोगे तो आयोडीन कितना आएगा X + 3 × -6, -2 मतलब ये -6 हो जाएगा, उधर जाएगा +6 +6 -1 करेंगे तो बच्चों 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +5। तो बच्चों दोनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा है भाई, अगर मैं सिंपल से एसिड की बात करूं IO3 एनाइन को लेके, ऊपर बच्चों IO माइनस एनाइन को लेके, तो दोनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, IO3 माइनस वाला जो होगा बच्चों वो आपका मोस्ट एसिडिक होगा। इसका मतलब नीचे वाला जो बच्चों कैसा होगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, बिकॉज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड पे बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो कैसी होगी, मैक्सिमम, जो बच्चों आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ मूव कर जाएगा, NaOI3 का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ बच्चों आपका देखो ये कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा, डेफिनेटली कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा, तो ये बच्चों आंसर आपके रहेगा बच्चों NaIO के अंदर, या फिर NaOI भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। ओके, लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, NaCl के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन किस तरीके से फॉर्म होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्शन बच्चों कैसे उसकी परफॉर्म होती है, उसकी इजी ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों पोटेशियम पे हम लोग मूव करेंगे, कुछ थायो कंपाउंड्स आएंगे उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, आज इतना रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।